गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन आपका इस लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि अभी तक हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने मिजल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट तक हमने जो है हमारा जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप अभी तक के जो लेक्चर हैं आपको समझ में आए होंगे। आज जो है बेटा हम मिजल्सन और स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है उसको समझने जा रहे हैं। तो आई होप जो मिजल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझ में आया होगा और उसके बेस पर जो क्वेश्चन बने हैं वो भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए, अब सेंट्रल डोग्मा की जो पहली स्टेप है जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए, आपको दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? ई कोलाई। ध्यान से समझना है क्योंकि ये रेप्लिकेशन एक सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा आते हैं क्योंकि यहां पर कई सारी स्टेप्स हैं, कई सारे एंजाइम्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एंजाइम के बेस पर भी जो है बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये क्या है बेटा? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया में हमको क्या देखने को मिल रहा है? इस ई कोलाई बैक्टीरिया को आप देखेंगे तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर आपको रेड कलर से सर्कुलर कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है। इस रेड कलर की जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये क्या है? ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये जो बैक्टीरिया का क्या है बेटा? जिनोफोर है। ये क्या है? जिनोफोर। ये क्या है? जिनोफोर बोल सकते हैं या आप इसको न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं जो उसका मेन डीएनए है या आरएनए है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है बेटा? उसका डीएनए। अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है इस डीएनए को मैंने क्या किया? रिमूव किया और इसको देखा तो ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कैसा आपको दिख रहा है बेटा? बैक्टीरियल जो डीएनए है वो कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है। दूसरा कैसा दिख रहा है? डबल स्ट्रैंड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है। और कैसा है बेटा? डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्या है बेटा? डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये जो बातें हैं ई कोलाई के डीएनए की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और डीएनए मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए जो है उस डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। तो ये क्या होगा बेटा? ये डॉटर डीएनए होगा। ये डॉटर डीएनए होगा। और ये कैसा होगा? ये पेरेंटल डीएनए होगा। ये क्या होगा? पेरेंटल डीएनए होगा। तो क्वेश्चन ये है कि पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनेगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन है। तो बताइए कि इस ई कोलाई का जो जीनोम है जो सर्कुलर है, अब इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो कहां से होगा? डीएनए रेप्लिकेशन कहां से होगा? किधर की साइड होगा? तो आप देख सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के जो चांसेस है वो दो डायरेक्शन में। अब इधर की डायरेक्शन में भी डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है और इधर की भी डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन हो सकता है यदि रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरुआत यहां से हो रही है। यदि ये इनिशियल पॉइंट है तो डीएनए की रेप्लिकेशन इधर भी हो सकती है, इधर की साइड भी हो सकती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है ई कोलाई के अंदर वो एक स्पेशल जगह से होगी जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? ओराई सी कहेंगे या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। तो मैंने इस डीएनए को, डीएनए जो लिया है, इस डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो लिया और स्पेसिफिक तरीके से मैंने क्या किया बेटा? उसको बताने की कोशिश किया। तो ये मान लो एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या किया? हाईलाइट किया। इस पॉइंट को मैंने आपको क्या करके बताया? जूम करके बताया। तो ये देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने देखा तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या है बेटा? जीनोम है या डीएनए है
यहां पर मैंने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे जी सी जी सी जी सी, लेकिन इसके अलावा ए टी ए टी ए टी ए टी एडेनिन और थाइमिन है बेटा, ए टी ए टी जी सी जी सी। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट को मैंने ओपन करके देखा तो इस छोटे से सेगमेंट के अंदर 80 जो एरिया है, जो 80 रिच एरिया है, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो स्पेशल जो रीजन है, इस रीजन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक रिपीटेड एरिया दिख रहा है जो 80 रिच है। ये कैसा है बेटा, 80 रिच रीजन बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे, 80 रिच रीजन बोलेंगे। 80 रिच रीजन इसलिए कहा बेटा क्योंकि यहां पर एडेनिन और थाइमिन बार बार क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरा दूसरा इस डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, बाई डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्या ये क्लियर है? ई कोलाई के डीएनए में जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उस स्पेसिफिक पॉइंट को देखेंगे हम तो वहां पर 80 एडेनिन और थाइमिन जो होता है, इसकी जो नंबर है वो रिपीटेड अगेन होता है। आपको एक बात और नोट करके रखना है, वो क्या नोट करके रखना है कि जो ए और टी है, यहां पर जो ए और टी है इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये जो वाला है ये वीक है। ये कैसा है बेटा, वीक है। और ये कैसा है, स्ट्रोंग है। कैसा है बेटा, स्ट्रोंग है। तो इसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या बात आपको समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इजी टू ब्रेक, इसको क्या कर सकते हैं, इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक, नॉट इजी टू ब्रेक, क्योंकि ये क्या है बेटा, स्ट्रोंग है। तो ये 80 रिच जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। चलिए अब जीनोम ऑफ ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई के जीनोम की बात करें तो ई कोलाई, जीनोम ऑफ ई कोलाई इज सिंगल। कैसा है बेटा, सिंगल है। दूसरी बात कैसा है, सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर है। और दूसरा कैसा है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? ये सिंगल है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए द साइज ऑफ ई कोलाई जीनोम, यदि आप ई कोलाई जीनोम के साइज की बात करेंगे तो साइज ऑफ ई कोलाई जीनोम 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर का होता है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए तो द रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इज कैसा होगा बेटा, मैंने आपको अभी बताया सेमी कंजर्वेटिव होगा। कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। इसका मतलब है एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और एक न्यू सिंथेसाइज होगा। और कैसा होगा, दोनों बाई डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा बेटा, बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी और इस पर भी जो है वो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद में आपको याद रखना है। तो क्लियर है, ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए जो होगा बेटा वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा कैसी डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक सर्कुलर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ये जीनोम है और इस जीनोम में आपको ज्यादा क्या रिपीटेशन मिलेगा, 80 का रिपीटेशन मिलेगा। किसका रिपीटेशन मिलेगा बेटा, 80 का रिपीटेशन मिलेगा। और ये 80 जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और डबल हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं इजी टू ब्रेक है ना, इजी टू ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए
डीएनए रेप्लिकेशन आप देख रहे हैं बैक्टीरिया का डीएनए है, तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, ये डीएनए है और डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। इसी को क्या कहेंगे बेटा हम, इसी को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया ई कोलाई का डीएनए है और इस बैक्टीरिया के ई कोलाई के डीएनए को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये आप देख पा रहे हैं, ये डीएनए को मैंने क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया। तो दोनों स्ट्रैंड है, तो आप सपोज कीजिए ये यदि 5 डेज है तो ये उसका क्या होगा, 3 डेज होगा, और यदि ये इसका 3 डेज है तो ये उसका क्या होगा, 5 डेज होगा। देख रहे हैं आप, ये 5 डेज है, ये 3 डेज डायरेक्शन में है, ये 3 डेज है, तो ये उसका 5 डेज है। तो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो चुके हैं। ये क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड। ये क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड। ये क्या है बेटा, पेरेंटल स्ट्रैंड। तो ये भी क्या होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। क्लियर है यहां पर। तो अब क्या होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा बेटा, वो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। इसका मतलब यदि ये 5 प्राइम है, यदि 3 प्राइम है, तो इसका जो नया बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में 5 और 3 प्राइम में बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ये 5 प्राइम रहेगा और ये 3 प्राइम रहेगा। यदि इसका जो है ये 5 प्राइम रहेगा तो ये 3 प्राइम रहेगा, क्योंकि हमारा जो पेरेंटल डीएनए है वो कैसा है बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ये हमने ऑलरेडी देखा है, तो देख पा रहे हैं ये 3 टू 5 है, ये 5 टू 3 है, और नया जो बनेगा कैसा बनेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है, आगे बढ़े चले। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसकी क्या स्टेप्स है। डीएनए रेप्लिकेशन बेटा 3 स्टेप में होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां से शुरू होगा, कहां से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा और कहां पर जाकर इसका एंडिंग हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब डीएनए तो बहुत बड़ा है, लेकिन कब तक इसका रेप्लिकेशन होगा और कब जाके ये खत्म होगा, तो ये प्रोसेस है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है, जो स्टेप्स हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या आपको ये 3 जो स्टेप्स है डीएनए रेप्लिकेशन की समझ में आई। कौन कौन सी है बेटा, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। आपको बात क्या याद रखना बेटा, कि हर जो स्टेप है, चाहे इनिशिएशन की बात करें, इलोंगेशन की बात करें या टर्मिनेशन की बात करें, तीनों स्टेप में जो है वो एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट बेटा। एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या बात कर रहा हूं, कि ये जो सेंट्रल डोग्मा की जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो एंजाइम बेस्ड है। यहां पर वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन शुरुआत कहां से होगी, क्योंकि डीएनए कैसा है बेटा, सर्कुलर है। तो इसको शुरुआत करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व, एंजाइम इन्वॉल्व इन इनिशिएशन, एंजाइम इन्वॉल्व इन इनिशिएशन। बैक्टीरिया में जो इनिशिएशन होगा उसके इनिशिएशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, आज उसके बारे में देखते हैं। क्लियर है, चलिए। पहला एंजाइम होता है, पहला एंजाइम है डीएनए। कौन सा एंजाइम होगा बेटा, डीएनए ए होगा। दूसरा होगा हेलिकेज, दूसरा होगा हेलिकेज, जिसको आप डीएनए बी भी कह सकते हैं। तीसरा एंजाइम होगा एसएसबी। क्या कहेंगे बेटा इसको, एसएसबी कहेंगे। इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बात समझ में आई। कौन कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए ए होगा, हेलिकेज होगा, एसएसबी होगा, और चौथा जो होगा बेटा वो कौन होगा, एसएसबी के बाद प्राइमेज होगा। क्या होगा, सॉरी प्राइमेज के पहले एक और एंजाइम आएगा, टोपो आइसोमरेज। क्या आएगा, टोपो आइसोमरेज।
मरेज। टोपोआइसोमरेज एंजाइम को हम गायरेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गायरेज सेकंड। ये भी अलग अलग टाइप के एंजाइम है, लेकिन हम गायरेज सेकंड है, ये टोपोआइसोमरेज है। और फिफ्थ नंबर का एंजाइम होगा जिसको हम क्या कहेंगे? प्राइमेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्राइमेज कहेंगे। तो इस यहां तक के जो एंजाइम है, इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं बेटा? डीएनए जी कह सकते हैं इसको। तो क्या क्लियर है आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो इनिशिएशन की प्रोसेस है, शुरुआत करने वाली जो स्टेप्स है, उसमें इतने एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। रिपीट कीजिए, कौन कौन सा होगा? डीएनए ए होगा, हेलिकेज होगा, एसएसबी होगा, टोपोआइसोमरेज होगा और प्राइमेज होगा। हम वन बाय वन इन एंजाइम को देखेंगे, इनका क्या फंक्शन है, ये कैसे डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, इनको अच्छे से समझेंगे। इनको यदि आपने समझ लिया बेटा, तो कोई सा भी क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन से आ जाए, आप नहीं छोड़ेंगे उसको। क्लियर है? चलिए इलोंगेशन की बात करें, तो इलोंगेशन में जो एंजाइम पार्ट लेते हैं वो है बेटा कौन कौन से? पहला एंजाइम होगा, यहां पर मैं सीक्वेंस में कर दूं, 6 नंबर। 6 नंबर मैंने सीक्वेंस में कर दिया। दूसरा जो आएगा वो आएगा डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 7 नंबर पर होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और देन 8 नंबर पर होगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। तो क्या आपको याद हुआ? 6 नंबर पर है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज। ये तीन एंजाइम जो है डीएनए को लगातार, यदि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो बेटा कंटिन्यू कराने वाले प्रोसेस जो है एंजाइम कौन से हैं? ये तीन एंजाइम है। अब डीएनए रेप्लिकेशन चलता जाएगा, एक समय के बाद उसका रुकना बहुत जरूरी बेटा। और वो कहां से रुकेगा? टर्मिनेशन पॉइंट से रुकेगा। तो यहां पर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा है बेटा? टस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? टस प्रोटीन। वो एंजाइम है जो क्या करेगा? टर्मिनेशन करेगा। तो क्या आपको क्लियर हुआ? यदि इन एंजाइम की लिस्ट में से कोई एक एंजाइम आपके बारे में मतलब रेप्लिकेशन के बारे में पूछ ले, तो क्या आप भूल पाएंगे? इनको सॉल्व कर पाएंगे? इजी से सॉल्व कर पाएंगे? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ओराइसी की। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, मैंने आपको अभी ये बताया था कि ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है ना। ये क्या है? बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है। तो क्वेश्चन ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होगी? डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होगी? मुझे ये पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। पर क्वेश्चन ये है कि रेप्लिकेशन शुरुआत कहां से होगा, इनिशिएशन कहां से होगा? ये मेन टारगेट है बेटा। तो इस पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन शुरुआत कहां से होगी? तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक डीएनए में रेप्लिकेशन हमेशा उस एक पॉइंट से स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं ओरिसी। ये कहीं पर भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहां बता दिया है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? ओरिसी कहूंगा। ओरिसी का मीनिंग क्या है बेटा? ओरिसी का मीनिंग क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इस डीएनए के पर्टिकुलर पॉइंट ओरिसी में ऐसा क्या है जिसके कारण डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो इसको क्या करते हैं बेटा? मैंने क्या किया, इस डीएनए को जूम करके देखा, ये जूम कर किया, तो इस जूम करके देखा तो एक डीएनए की सीक्वेंस है। और इस डीएनए की सीक्वेंस में मेरे को क्या देखने को मिला कि कुछ नाइट्रोजनस जो बेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन से नाइट्रोजन बेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है? एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन। ये जो है बार बार क्या हो रहे हैं बेटा? रिपीट हो रहे हैं। कंपेयर टू किसके? कंपेयर टू किसके? ग्वानिन और साइटोसिन के। कंपेयर टू किसके? ग्वानिन और साइटोसिन के। तो ये एरिया जो है, ये एरिया क्या कहलाएगा बेटा? ये एरिया जो है एटी रिच रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटी रिच रीजन। इसको क्या कहेंगे? ऑलरेडी मैं स्लाइड में बता चुका हूं। ये क्या है? एटी रिच रीजन ऑफ ओराइसी। ओराइसी का क्या है बेटा? ये एटी रिच रीजन है। ओराइसी का क्या है बेटा? ये एटी रिच रीजन है। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ
कि डीएनए सर्कुलर है, उसमें एक पॉइंट होता है जिसको ओराइसी कहते हैं। इसको मैंने झूम करके देखा तो वहां पर 80 रिच रीजन है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा बेटा, स्टार्ट होगा। तो आप बात ध्यान से सुनिए, रेप्लिकेशन कैन नॉट बिगिन रैंडमली इन एनी प्लेस ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन कभी भी कहीं से भी शुरुआत नहीं हो सकती। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा बेटा, वो होगा एक पॉइंट से जिसका नाम क्या है, ओराइसी। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर कहीं से स्टार्ट नहीं होगा, ना यहां से होगा ना यहां से होगा, ये ओराइसी जहां होगा वहां से हो सकता है। इसका मतलब ये ओराइसी हो सकता है यहां पर हो सकता है ओराइसी यहां पर हो सकता है ओराइसी यहां पर हो सकता है ओराइसी। जहां पर भी ओराइसी होगा वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको जो बताया है वो यहां बताया। तो इसी को हमने क्या कहा था, ओराइसी कहा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा था। क्लियर? सो देयर आर क्या है बेटा, देयर आर 80 रिच रीजन, देयर आर 80 रिच रीजन। ये 80 रिच रीजन का मीनिंग क्या हुआ बेटा, एडेनिन और थायमिन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इनको ब्रेक करना बेटा इजी होता है, इजी टू ब्रेक। मैं इसको लिख दूं, इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक। इसको ब्रेक करना आसान होता है ऑफ डीएनए। बात समझ आ गया? दो देयर आर 80 रिच रीजन ऑफ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन अकर, वेयर रेप्लिकेशन अकर, या बोल सकते हैं वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, स्टार्ट पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? ये क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, स्टार्ट पॉइंट हो गया। तो क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया बेटा, ओरिसी क्या हो गया हमारा, ओरिसी क्या हो गया, इट इज अ स्टार्ट पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंट हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन, और रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा, ओराइसिस होगा। सो इट इज कॉल्ड ओरिसी, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्या कहेंगे इसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, या मैं शॉर्टकट लिख दूं, ओराई सी कहेंगे। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात। तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देयर इज सिंगल ओरिजिन, सिंगल ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ओरिजिन नहीं होती। ओरिसी जो है वो कितनी होती है बेटा, एक ही जगह होगी, या तो यहां होगी, यहां सिंगल ओरिजिन होगा और एक ही जगह से पूरा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ओरिसी जो रीजन है, ओरिसी जो रीजन है वो कैसा है बेटा, 80 रिच रीजन है। कैसा है, 80 रिच रीजन है, जो मैं ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं, 80 रिच रीजन है। और ये क्या है बेटा, इजी टू क्या है, सेपरेशन, इजी टू सेपरेशन। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? और बात से ध्यान सुनिए बेटा, रेप्लिकेशन विल नॉट अकर, रेप्लिकेशन विल नॉट अकर। क्या नहीं, रेप्लिकेशन कब नहीं होगा, यदि क्या है, अब्सेंस है, कौन, ओराइसी। और यदि ओराइसी जो है बेटा, यदि ओराइसी अब्सेंट है तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। मतलब रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए एक पॉइंट जिसको कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या आपको क्या यहां तक का डाउट जो है वो क्लियर हुआ? आपका जो डाउट था रेप्लिकेशन की जो शुरुआत है वो यहां से होती है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चले। नोट करके याद रखना है बेटा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही ओराइसी होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन अब बात याद रखना है, प्रोकैरियोट्स के अलावा यूकैरियोट्स में, मतलब यदि हमारी भी बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हम यूकैरियोट्स में आते हैं। प्लांट्स के अंदर की बात करो तो इन यूकैरियोट्स देयर आर मेनी ओराइसी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे अंदर जो है कई सारे ओराइसी होते हैं एक सिंगल डीएनए के अंदर, जहां से रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। तो क्या आप बात समझ पाए? क्या आप बात समझ पाए कि यह सिंगल ओराइसी है, जबकि हमारे अंदर कैसे है बेटा, नंबरस ओराइसी है। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया ओराइसी का? चलिए, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। चलिए,
अब स्टेप जो है इनिशिएशन की स्टार्ट हो रही है। पहली स्टेप देख रहे हैं हम इनिशिएशन में। तो सबसे पहले एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम आपको याद रखना है। उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, उस एंजाइम का नाम है डीएनए ए। उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए ए, डीएनए ए। अब इस डीएनए ए का काम क्या है बेटा, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता है कि ये ई कोलाई डीएनए का क्या है, ये ओरिजिन का ओरिजिन सी है, उसका क्या है पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां पर क्या होता है एटी रिच एरिया है। ये क्या है बेटा, एटी रिच एरिया है। ये क्या है, एटी रिच एरिया। यहां पर जीसी भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं होते, जीसी भी होते हैं ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या है एटी रिच रीजन है। ये क्या है, एटी रिच रीजन है। और एटी रिच रीजन जहां होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, ये देखिए वीकनेस होगी, ये वीक पॉइंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से तोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है, उस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, उस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है डीएनए। क्या नाम है इसका, डीएनए। क्या कहेंगे आप इसको, डीएनए कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसका नाम क्या है डीएनए। ये एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, इस एटी रिच रीजन पर आके बाइंड कर जाता है। ये कहां पर बाइंड किया, एटी रिच रीजन पर क्या कर गया, बाइंड कर गया। ये एटी रिच रीजन जहां था वहां पर आके क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है। ये एटी रिच रीजन पर क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है। तो यहां तक का आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ कि ये डीएनए ए प्रोटीन जो होता है ये स्पेसिफिक सेगमेंट पर जाकर क्या करता है, बाइंड करता है। और ये क्वेश्चन ये कि ये यही क्यों बाइंड किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर उसके लिए जो अदर एंजाइम्स हैं उनके रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। तो ये डीएनए ए प्रोटीन जो है एटी रिच रीजन पर जाके क्या हो गया बेटा, बाइंड हो गया। तो क्लियर है आपको। चलिए थोड़ा इसको हम समझते हैं कि डीएनए ए जो होता है, डीएनए ए जो है, डीएनए जो ए है, ये डीएनए ए प्रोटीन जो है ये क्या है बेटा, इनिशिएटर प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, इनिशिएटर प्रोटीन है, जो किसमें हेल्प करता है, स्टार्टिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया। डीएनए ए प्रोटीन एक ऐसा एंजाइम है जो शुरुआत में आता है और डीएनए रेप्लिकेशन की को स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है। तो ये डीएनए ए जो होता है, डीएनए जो होता है ये क्या करता है बेटा, आइडेंटिफाई करता है, किसको, किसको आइडेंटिफाई करता है, एटी रिच रीजन को आइडेंटिफाई करता है। इट कैन आइडेंटिफाई एटी रिच रीजन एंड रिक्रूट हेलिकेज एंजाइम। किसको बेटा, हेलिकेज एंजाइम को क्या करता है, रिक्रूट करता है। इसका मतलब ये हुआ, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक डीएनए ए नहीं होगा हेलिकेज को पता नहीं चलेगा कि मुझे खुद कहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो हेलिकेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, लेकिन डीएनए ए नहीं होगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट करना है। तो क्या आपको एक क्लियर हुआ कि डीएनए ए प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, एटी रिच रीजन को पहचानता है और रिक्रूट करता है। रिक्रूट का मतलब बुलाता है किसको, हेलिकेज एंजाइम को, क्या करने के लिए, इनिशिएट करने को। किसको इनिशिएट करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया एक बेसिक कंसेप्ट, कहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ये सब बेटा ओआईसी की बात हो रही है, ओरिजिन रेप्लिकेशन की बात हो रही है। वहीं पर एटी रिच रीजन है और वहीं से जो है डीएनए बाइंड करता है और हेलिकेज को बुलाता है। चलिए आप देख रहे हैं ये एटी रिच रीजन है जहां पर हेलिकेज क्या डीएनए ए जो डीएनए ये जो डीएनए ए प्रोटीन है वो क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है। अब जो है इस डीएनए ए ने क्या किया, हेलिकेज को बुलाया। डीएनए ए जो है रिक्रूट हेलिकेज, ये डीएनए ए जो है उसने किसको रिक्रूट किया बेटा, हेलिकेज को रिक्रूट किया है। तो इसका नाम क्या है, हेलिकेज। बात समझ में आ रहा है। हेलिकेज आया और हेलिकेज आके कहा बाइंड कर गया, उस पर्टिकुलर एटी रिच रीजन पर बाइंड कर गया जहां पर डीएनए ए बाइंड है। तो इसने रिक्रूट किया हेलिकेज को और हेलिकेज जाके बाइंड कर गया। और हेलिकेज ने क्या किया, ये हेलिकेज जो है, हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने क्या किया बेटा, इट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इट ब्रेक
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं ये ई कोलाई का डीएनए है, उस डीएनए पर जहां डीएनए ए पर जो बाइंड किया हुआ है, हेलिकेज आके बाइंड कर गया और उसने क्या किया बेटा, अब की बार उसने क्या किया, इस डीएनए हेलिकेज के हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए और ब्रेक कर दिए, और जिसके कारण क्या हुआ, ये डीएनए ओपन हो गया। ये जो डीएनए था बेटा ये कैसा हो चुका है, ओपन कर चुका है। मतलब आप मेरे हाथ को समझिए, ये डीएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है और हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड ओपन किए, तो एक बबल का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रेप्लिकेशन बबल, इसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। तो क्या आपको बात समझ में आई, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन बबल कहलाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन बबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन बबल कहलाएगा। क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट जो है रेप्लिकेशन बबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन बबल। ये किसने बनाया, हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया और क्या किया, बबल बना दिया। अब देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां हो क्या रहा है। यहां पर आप देखेंगे यदि मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं, यदि मैं यहां से ब्रेक करूं तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में दो पार्ट दिख रहे हैं। रेप्लिकेशन के दो पार्ट, इधर भी हेलिकेज जा रहा है, इधर भी हेलिकेज जा रहा है। मतलब ये पूरा ही एक क्या है, रेप्लिकेशन बबल है। लेकिन एक रेप्लिकेशन बबल में आपको क्या दिख रहे हैं, दो रेप्लिकेशन फॉर्म दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेटा, दो रेप्लिकेशन फॉर्म। तो क्या लिखेंगे आप, सिंगल रेप्लिकेशन बबल means two replication fork। ये आप क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, फोर्क कहेंगे। ये वाला पार्ट अलग है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई कि एक रेप्लिकेशन बबल में आपको कितने रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिल रहे हैं, एक रेप्लिकेशन बबल में कितने फॉर्क देखने को मिल रहे हैं, दो। यहां से आप देखेंगे, यहां से देखेंगे तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क ये है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो आप देख रहे हैं, इसको मैंने ब्रेक करके बताया है। तो ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, वन फॉर्क, ये वन फॉर्क है, और ये सेकंड जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये आपको समझ में आएगा, ये फर्स्ट फॉर्क है, ये सेकंड फॉर्क है। तो ऐसा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन बबल। क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन बबल या इनिशिएशन पॉइंट कहेंगे। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रेप्लिकेशन बबल क्या होता है, किसने बनाया बेटा, ये रेप्लिकेशन बबल किसने बनाया, रेप्लिकेशन बबल किसने बनाया, रेप्लिकेशन बबल किसने बनाया, हेलिकेज ने। इसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल। क्लियर है, आगे बढ़े, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, अब हेलिकेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन को ब्रेक करता है और रेप्लिकेशन बबल बनाता है। पर बेटा आप सोचिए कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, और डीएनए डबल हेलिक्स को जो है उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है ताकि रेप्लिकेशन हो। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना इजी प्रोसेस है, विदाउट एनर्जी प्रोसेस है? नहीं बेटा, ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको एटीपी की नीड होती है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है। तो हेलिकेज एक एंजाइम है, क्या है बेटा, ये हेलिकेज जो है एक एंजाइम है दैट क्या करता है, अनवाइंड करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। डबल स्ट्रैंड डीएनए को क्या कर रहा है, ई कोलाई बैक्टीरिया का डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उसको क्या कर रहा है बेटा, ब्रेक कर रहा है। बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपके जो डाउट हो वो टोटली खत्म हो जाए। इसलिए आपको
थोड़ा टाइम लग सकता है इसको समझने, लेकिन बहुत अच्छी प्रोसेस है। यदि इसको एक बार समझ लिए तो 100% आप एनसीईआरटी को जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो हेलिकेज क्या है बेटा? एक अनवाइंड करता है डबल स्ट्रैंड डीएनए को, और किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? वो सिंगल स्ट्रैंड में। डबल स्ट्रैंड डीएनए को किसमें कन्वर्ट कर देगा? सिंगल स्ट्रैंड में। यह बात आपको समझ में आना चाहिए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना देगा। क्लियर हुआ? डबल स्ट्रैंड को क्या कर देगा? सिंगल एंड बना देगा, ताकि एक स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड, ईच स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं, एक स्ट्रैंड की। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले की स्लाइड में देखना। ईच स्ट्रैंड जो है क्या करेगा बेटा? सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन। सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन। जो पेरेंटल डीएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। जो पेरेंटल डीएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? डबल हेलिक्स जो डीएनए है उसको ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के लिए हमको हेलिकेज की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए मोस्ट टाइम पे जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज जो नाम का एंजाइम है, ये एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। कैसा डिपेंडेंट एंजाइम है बेटा? एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। इसका मतलब ये है कि इसको यदि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि इसको हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। बिटवीन टू डीएनए स्ट्रैंड, दोनों जो स्ट्रैंड है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ना है तो एटीपी चाहिए। इसका मतलब इट नीड एटीपी टू ब्रेक बॉन्ड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। हेलिकेज एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम। द मेन फंक्शन ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज का मेन फंक्शन क्या होगा? आपको पता है, इसको बार बार लिखने से कोई जरूरत नहीं है। हेलिकेज का क्या मेन फंक्शन है? वो ब्रेक डाउन करता है, कट करता है, किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड को। मैं शॉर्टकट में लिख दूं एच बॉन्ड। चलिए लिख देता हूं मैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हुआ? किनको ब्रेक करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। चलिए, द रीजन विच इज ओपन बाय हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम जिस चीज को ओपन कर रहा है, जहां से ओपन कर रहा है वो ओरिसी है। तो द रीजन विच इज ओपन बाय हेलिकेज एंजाइम इज द साइट ऑफ ओराइसी इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल। क्या आपको ये बात समझ में आई? जिस ओरिसी से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है वो एटी रिच रीजन था, जहां पर एक लगातार जो एंजाइम है उनका रिक्रूटमेंट हुआ, और इस ओरिसी से जो बना है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्लियर हुआ? रेप्लिकेशन बबल हैज टू, इसको मैं लिख देता हूं, टू रेप्लिकेशन फोर्क। कितने फोर्क है बेटा? 2 रेप्लिकेशन फोर्क है। कितने फोर्क हैं? 2 रेप्लिकेशन फोर्क हैं। ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एक रेप्लिकेशन बबल में कितने फोर्क देखने को मिलेंगे? 2 रेप्लिकेशन फोर्क देखने को मिलेंगे। ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? आगे बढ़े। और 2 रेप्लिकेशन फोर्क है तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगे बेटा? मूव टू अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? ये मूव करेंगे। किधर जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़े। चलिए, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि क्या स्टेप वाइज मैनर में हो रहा है? हर एंजाइम को बताते भी जा रहा हूं कहां पर बाइंड कर रहा है, क्या फंक्शन है। क्लियर है? तो आपको सिंगल लाइन में यदि पूछा जाए तो डीएनए ए जो है वो एटी रिच रीजन में बाइंड करता है और हेलिकेज को बुलाता है, मतलब ये रिक्रूट करता है। हेलिकेज क्या करता है? एटीपी की हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। क्लियर? चलिए, अब आया हमारा थर्ड प्रोटीन है जिसका नाम है एसएसबी। नाम से समझ में आ रहा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है इसका? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से समझ में आ रहा है सिंगल स्ट्रैंड, मतलब हेलिकेज ने जो डबल हेलिक्स जो था उसको ओपन कर दिया है, तो ये भी एक सिंगल बन गया है, ये भी सिंगल बन गया है, ये भी सिंगल बन सक गया है। तो आप ध्यान रखिए बेटा,
जो डीएनए हेलिक्स जो है इसको ओपन कर दिया गया है, ये अगेन वापस कॉइल हो सकता है, ये अगेन रीजॉइन हो सकता है, तो ये रीजॉइन न हो इसलिए एसएसबी नाम का जो प्रोटीन है वो यहां आके सिंगल स्ट्रैंड पर दोनों साइड पर क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है। तो इसका नाम क्या है, एसएसबी, इट बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड। ये कहां पर बाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड कर गया। आप देख पा रहे हैं ये एसएसबी है, ये एसएसबी है, कहां पर बाइंड किया, सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड किया। इधर की साइड ये एसएसबी जो है सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड कर दिया, और इसका काम क्या है बेटा, प्रिवेंट करना रीजॉइनिंग को, प्रिवेंट करना रीजॉइन को, और स्टेबलाइज करना किसको, रेप्लिकेशन बबल को। तो एसएसबी बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एसएसबी बाइंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड प्रिवेंट प्रिवेंट रीजॉइनिंग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो एसएसबी है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर बाइंड करेगा और रीजॉइनिंग को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, और दूसरा क्या करेगा, प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस डाइजेशन। न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस नाम के जो एंजाइम होते हैं वो कहीं इनको ब्रेक डाउन न कर दे, तोड़ न दे, इसलिए उससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है रेप्लिकेशन बबल को, स्टेबलाइज करता है रेप्लिकेशन किसको, पॉइंट को, रेप्लिकेशन पॉइंट को, या आप बोल सकते हो रेप्लिकेशन बबल को। तो क्या आपको यहां समझ में आया कि रेप्लिकेशन पॉइंट को बचा के रखना है, रेप्लिकेशन बबल को बचा के रखना है, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से रेप्लिकेशन होता रहे, डीएनए की कोई इंफॉर्मेशन लॉस न हो। तो एसएसबी काम करता है। क्लियर है? चलिए, ये बेटा एक अच्छा पॉइंट है कि हेलिकेज जो एंजाइम है, हेलिकेज नाम का जो एंजाइम है वो यहां पर बाइंड कर गया। आप देख रहे हैं ये हेलिकेज है, ये हेलिकेज नाम का एंजाइम जो है यहां पर बाइंड कर गया। अब आपने देखा होगा कि यदि हेलिकेज एंजाइम जो है यदि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता लगातार चले जाए, तो आप देख रहे हैं आगे जो डी है, जैसे मान लो मैं इसको रस्सी समझूं और रस्सी को खींच दूं तो आगे टाइट हो जाएगा, मतलब सुपर कोइल हो जाएगा। क्या होगा बेटा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हेलिकेज नाम का एंजाइम डबल स्ट्रैंड डीएनए को लगातार तोड़ता चले जाएगा, ब्रेक करता चले जाएगा, तो आगे की साइड क्या होगा बेटा, आगे की साइड क्या होगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अब उसी हेलिकेज को आगे बढ़ने से क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब ये सुपर कॉइलिंग किसने बनाई, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद बनाई, लेकिन उसी के द्वारा बनाया गया, ब्रेकडाउन किया गया हाइड्रोजन बॉन्ड अब क्या क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को क्रिएट कर रहा है, और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग उसी को ब्लॉक कर रही है, उसी को ब्लॉक कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब ये हेलिकेज एंजाइम जो है लगातार इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, मतलब नॉट इजी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां पर, नॉट इजी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज प्रॉब्लम, हेलिकेज के लिए एक प्रॉब्लम हो गई। तो ये सुपर कॉइलिंग में क्या होगा बेटा, सुपर कॉइलिंग में क्या होगा, नॉट इजी टू ब्रेक, नॉट इजी टू ब्रेक, नॉट इजी टू ब्रेक एच बॉन्ड। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये हेलिकेज को लगातार आगे बढ़ना है, या इस हेलिकेज को आगे लगातार बढ़ना है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा और डबल स्ट्रैंड डीएनए को ओपन नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो इस सुपर कोइलिंग को हमको क्या करना बेटा, हटाना पड़ेगा। इस सुपर कोइलिंग को हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े तो हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है, अनकोइल करता है किसको, डबल हेलिक्स डीएनए को। कब, रेप्लिकेशन के समय। कैसे करेगा बेटा, ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या आपको बात समझ में आई? हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड करता है डीएनए को, कौन से डीएनए को, डबल स्ट्रैंड डीएनए को, और क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। लेकिन दिस अनबाइंडिंग क्रिएट्स
दिस अनबाइंडिंग क्रिएट्स क्या, टेंशन अहेड द रेप्लिकेशन फोर्क। आप देख रहे हैं ये रेप्लिकेशन फोर्क है, तो इसके आगे यदि इस रेप्लिकेशन फोर्क के आगे की बात करेंगे तो यहां पर टेंशन डेवलप हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिसको नहीं हटाया गया, जिसको नहीं हटाया गया तो क्या होगा बेटा, यदि नहीं हटाया गया तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि आप इधर की साइड देख रहे हैं तो यहां पर भी हेलिकेज काम कर रहा है, तो सुपर कॉइलिंग रहेगी तो ये हेलिकेज काम नहीं कर पाएगा। तो ये टेंशन क्रिएट हुआ, ये टेंशन कहां पर क्रिएट हुआ, इस रेप्लिकेशन फोर्क के इस अहेड पर देखेंगे तो इस रेप्लिकेशन फोर्क के इस डायरेक्शन में देखेंगे तो अहेड द रेप्लिकेशन फोर्क। क्लियर? तो लीडिंग टू पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, और इसके कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। क्लियर है? अब इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को क्या करना पड़ेगा, रिलीव करना पड़ेगा। इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो टू रिलीव दिस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एक एंजाइम का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज, या इसी को बोल सकते हैं डीएनए गायरेज। तो क्या आपको समझ में आया जो स्टार्टिंग के स्लाइड में मैंने बताया था कि इनिशिएशन करने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं, उनका क्या फंक्शन है, अब आपको समझ में आया होगा। तो इस हेलिकेज एंजाइम की हेल्प करने वाला कौन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्स्ट्रा तोड़ के दे, वो कौन है बेटा, टोपोआइसोमरेज है। टोपोआइसोमरेज है, कौन है बेटा, टोपोआइसोमरेज है, जो क्या करेगा, एक्ट अहेड द रेप्लिकेशन फोर्क। जो रेप्लिकेशन फोर्क बना है उसमें हेलिकेज जो है, हेलिकेज के आगे आगे क्या करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो चलिए देखिए, ये हेलिकेज एंजाइम क्या क्रिएट किया, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज, एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज सुपर कॉइलिंग अकर, भाई हेलिकेज की एक्टिविटी के कारण क्या हुआ, सुपर कॉइलिंग हुआ। दिस सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट हेलिकेज टू ब्रेक एच बॉन्ड। अब यही सुपर कॉइलिंग क्या कर रही है बेटा, इसी को रोक रही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो तोड़ ना पाए। तो क्या आपको समझ में, हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकेज नहीं तोड़ा, रेप्लिकेशन बबल बनाया, रेप्लिकेशन बबल बनाने के चक्कर में आगे सुपर कॉइलिंग हो गई, सुपर कॉइलिंग ने अब हेलिकेज को ही ब्लॉक कर दिया। तो अब ऐसा एंजाइम चाहिए जो क्या करे, उस हेलिकेज की हेल्प करे। तो वो है कौन बेटा, वो है टोपोआइसोमरेज। क्लियर हुआ? तो हेलिकेज प्रोड्यूस सुपर कॉइलिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ये बात आपको समझना है, बार बार समझना है। हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है डीएनए को, क्रिएटिंग सुपर कॉइलिंग। क्या करेंगे बेटा, क्रिएटिंग सुपर कॉइलिंग, क्या करेगा, क्रिएटिंग सुपर कॉइलिंग। कहां पर, हेलिकेज अनवाइंड डीएनए क्रिएटिंग अनवाइंड हेलिकेज क्रिएटिंग सुपर कॉइलिंग अहेड द रेप्लिकेशन फोर्क। क्लियर है? चले, दिस सुपर कॉइलिंग ब्लॉक द एक्शन ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, ब्लॉक हो जाएगी। हेलिकेज की जो एक्टिविटी हो क्या हो जाएगी बेटा, ब्लॉक हो जाएगी। इफ नॉट रिमूव, यदि इसको नहीं हटाया गया तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको एक समझ में आया कि हमने आज क्या स्टडी किया? चलिए अब ये देख रहे हैं टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम गायरेज भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये हेल्प टू हेलिकेज टू रिमूव सुपर कॉइलिंग। जो सुपर कॉइलिंग हो चुकी है, सुपर कॉइलिंग जो हो चुकी है उसको रिमूव करेगा। कैसे करेगा, बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्या आपको बात समझ में आई? ये हेलिकेज एंजाइम की हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। तो आप देखिए, समझते थोड़ा इसको। ये है हमारे पास वो कंडीशन जहां पर हेलिकेज है, सुपर कॉइलिंग हो चुका है। ये क्या है, सुपर कॉइलिंग है। ये क्या है,
सुपर कोइलिंग है, ये सुपर कोइलिंग है। कैसी सुपर कोइलिंग है? पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है। इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो अब जो एंजाइम आया है उस एंजाइम का नाम क्या है? टोपो आइसोमरेज सेकंड। आप देख रहे हैं इसका नाम है टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। क्या आपको बात समझ में आई? ये टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है? हेलिकेज के आगे जाकर सुपर कोइलिंग जो हो चुकी है उसको हटा रहा है। कैसे हटा कर रहा है? आप देखो, इस डीएनए को देखिए और इस डीएनए को देखिए। तो यहां पर अब क्या हो रहा है? जो उलझन आ चुकी थी उसको सॉल्व किया जा रहा है। मतलब टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम है वो दो काम करता है, या उसके पास दो आर्म होती है। एक तो न्यूक्लियस एंड होता है जिसके हेल्प से वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर सकता है? कट कर सकता है। क्या कर सकता है? तो इसके पास दो आर्म है। एक आर्म की हेल्प से वो जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको कट कर रहा है, और दूसरी जो आर्म है उसके पास लाइगेज वाले पार्ट है जो क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है। क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है डीएनए को। मतलब जो रस्सियां हैं वो उलझ चुकी है, तो एक रस्सी को काट कर क्या कर देगा बेटा? उसके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देगा? कट कर देगा, और अगेन उसको उलझन को सोलझा कर वो क्या कर देगा? जो लाइगेज जो एक्टिविटी है उसके थ्रू क्या कर देगा? ज्वाइन कर देगा। तो यहां का जो सुपर कॉइलिंग हो गया वो क्या हो गया? रिलीफ हो गया। तो सुपर कॉइलिंग जो है रिमूव क्या हो गई? सुपर कॉइलिंग रिमूव। सुपर कॉइलिंग क्या हो गई बेटा? अब सुपर कॉइलिंग यहां पर क्या हो चुकी है? रिमूव हो चुकी है। कैसे रिमूव हुई ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे रिमूव हुई? बाय द हेल्प ऑफ कौन से एंजाइम? टोपो आइसोमरेज। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं प्राइमेस की। अब बात करते हैं प्राइमेस की। प्राइमेस एक ऐसा एंजाइम है बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको क्या याद रखना है? इस प्राइमेस एंजाइम का काम क्या है? इस प्राइमेस एंजाइम का काम क्या है? ये है प्राइमेस एंजाइम। आप देख पा रहे हैं? ये है प्राइमेस एंजाइम। ये अब प्राइमेस एंजाइम आया क्योंकि देखिए हेलिकेस ने अपना काम कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सुपर कोइलिंग हो गई, लेकिन टोपो आइसोमरेज आया, उस सुपर कोइलिंग को हटा दिया। तो अब आया कौन? हमारा प्राइमेस। इसका नाम क्या है? प्राइमेस एंजाइम। अब ये प्राइमेस क्या करेगा? ये प्राइमेस बेटा शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड को बनाता है। इट इट फॉर्म शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आरएनए की क्या जरूरत है? बेटा आप ध्यान से सोचिए, जब मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन जो डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी उसमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था, कि जब मैंने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बताया था कि आपको दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो आपको 3 डेज फ्री होना चाहिए। जो OH डेज जो होगा, जैसे मान लो सपोज सपोज ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, इसका OH ये है, और आपके पास कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ये जिसका OH ये है। तो ये OH जब तक नहीं होगा तो क्या आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे? क्या आप बॉन्डिंग बना पाएंगे? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? OH होना जरूरी है। तभी जाके क्या होगा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां से क्या हो सकता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े चले। तो ये जो प्राइमेस है ये शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड रिमूव करता है। देखिए ये क्या है बेटा? ये प्राइमर है। ये क्या है? प्राइमर। ये क्या है? प्राइमर आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है? 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है। तो आपको कोई बात समझ में आई? तो ये प्राइमेस का काम होता है कि इस स्ट्रेन के, ये यदि 5 डेज है ये 3 डेज होगा, ये यदि 5 डेज है तो ये 3 डेज होगा। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये 5 डेज है तो ये 3 डेज होगा, और यदि ये 3 डेज है तो ये 5 डेज होगा। ये आपको बात पता है। तो ये क्या करता है बेटा? ये प्राइमर बनाता है। तो प्राइमर क्या है? आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है। ये आपको बात रखना है। तो ध्यान रखना, प्राइमेस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्राइमर बनाता है। तो प्राइमर क्या है? आरएनए के शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड है जो क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा?
जो OH प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्री OH प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्री OH प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेंगे? फ्री OH प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्री OH प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि प्राइमर क्या होते हैं बेटा? प्राइमर 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? 5 to 8 न्यूक्लियोटाइड। मैंने यहां पर बेटा आपको 8 बताया होगा, 5 क्या कितना बताया आपको? 8 to 10 बताया। इसको करेक्ट कर लिए, 2 to 10 हो सकता है ये। चलिए, ये 2 to 10 हो सकता है। तो ये 5 जो है, ये प्राइमर्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के, और इंस्टीड ऑफ थाइमिन होते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि यदि थाइमिन लगा दिया आपने, थाइमिन लगा दिया तो थाइमिन क्या हो गया बेटा? डीएनए का पार्ट हो गया। ये इसको जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको इनिशिएट हमेशा कहां से होगा? प्राइमर से होगा। बात समझ में आ गया? तो इसलिए वहां पर क्या कर दिया गया? यूरेसिल को ऐड कर दिया आरएनए में। तो क्लियर है? क्लियर है? आरएनए क्या करेगा? आरएनए फ्री OH प्रोवाइड करेगा। आरएनए क्या करेगा? फ्री OH प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले। तो ये जो प्राइमेज है, प्राइमेज है, इसी प्राइमेज का एक दूसरा नाम है, ये आपको अच्छे समझना है। इस प्राइमेज को हम आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं, या इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये आपको बात याद रखना है। एक क्वेश्चन पक्का हो सकता है उसके नाम को लेकर कि प्राइमेज एंजाइम जो है उसको डीएनए जी कहा जाता है। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं, और इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। सुनिए ध्यान से, क्यों इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा? क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन डीएनए पर डिपेंड होकर क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है, मतलब शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो प्राइमेज इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, और जो क्या करता है? सिंथेसाइज सिंथेसाइज स्मॉल सिंथेसाइज स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। किसकी? आरएनए की स्मॉल स्ट्रैंड करेगा डेवलप, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्राइमर कहेंगे। और ये प्राइमर कितनी है? 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। तो क्रिया जो जो आपका प्राइमर का जो कंसेप्ट है और प्राइमेज एंजाइम से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर, जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई कि 3 days OH जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों है बेटा? उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो इलोंगेशन की जो प्रोसेस होगी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इनिशिएशन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो हमको समझ में आ गया कि ये जो प्राइमेज एंजाइम है ये प्राइमर छोड़ के चले गया, क्योंकि आरएनए के पास OH होता है, जबकि डीएनए के पास जो होगा वो नहीं होगा न्यूक्लियोटाइड के पास। तो आरएनए की जरूरत पड़ी हमको, क्योंकि आरएनए की हेल्प से, इस आरएनए प्राइमर की हेल्प से जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन को इलोंगेशन करता चले जाएगा। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन बिना प्राइमर की हेल्प से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर ही नहीं सकता। क्या बात समझ में आई? विदाउट 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 प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैन नॉट इनिशिएट और कैन नॉट एड न्यूक्लियोटाइड। क्या बात समझ में आई? तो ये प्राइमर क्या करेंगे? अब ध्यान सुनना। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, जो इनिशियल स्लाइड में आपको मैंने बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नाम का जो एंजाइम है, इसको आपको याद रखना। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो क्या ऐड करता है बेटा? इट ऐड डी एनटीपीज। डी एनटीपीज का मतलब क्या हुआ? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे आपने पढ़ा होगा सीटीपी, जीटीपी, एटीपी, ये सब क्या थे बेटा? ये न्यूक्लियोटाइड थे। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमर। जब तक प्राइमर नहीं होगा, जब तक प्राइमर नहीं होगा, ये प्राइमर के बिना न्यूक्लियोटाइड नहीं ज्वाइन कर पाएगा।
तो क्या आपको समझ में आया? ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड free OH required for DNA polymerase to start DNA synthesis। तो मुझे ये बात बताइए, क्या यदि प्राइमर नहीं हुआ तो इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी? इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। मतलब विदाउट प्राइमर इलोंगेशन स्टार्ट नहीं होगा। विदाउट प्राइमर इलोंगेशन स्टार्ट नहीं होगा। मतलब जब तक आपके पास फ्री OH नहीं होगा तब तक डीएनए रेप्लिकेशन का इलोंगेशन स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या आपको इनिशिएशन की प्रोसेस समझ में आई? क्या आपको डीएनए रेप्लिकेशन की इनिशिएशन प्रोसेस समझ में आई कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको प्राइमेज तक बताए? हम 5th नंबर के एंजाइम तक आ गए बेटा कि यहां पर क्या हुआ। तो डीएनए ए पहले आया जो 80 रिजिडर पर बाइंड किया। फिर दूसरा कौन आया? हेलिकेस को उसने बुलाया। हेलिकेस ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन ब्रेक बॉन्ड जो है ब्रेक किया। ब्रेक करने के कारण बबल बन गए। एक रेप्लिकेशन बबल में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है जो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एसएसबी आया। एसएसबी ने क्या किया? रेप्लिकेशन बबल को स्टेबलाइज किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में हेलिकेस ने क्या किया था? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया था जिसके कारण सुपर कॉइलिंग हो गई और सुपर कॉइलिंग ने उसी को ब्लॉक कर दिया हेलिकेस को ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड ना तोड़ पाए। लेकिन उसकी हेल्प करने कौन आया बेटा? टोपो आइसोमरेज आया। टोपो आइसोमरेज ने क्या कर दिया? उस सुपर कॉइलिंग को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। लेकिन बाद में बात आती है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा? तो बात आती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो जो डीएनए का इलोंगेशन जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है वो जोड़ तो सकता है पर बिना प्राइमर की हेल्प से नहीं कर सकता। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के आने के पहले कौन आया बेटा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के आने के पहले कौन आया? प्राइमेज आया जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज या जो डीएनए पर डिपेंडेंट है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए थैंक यू सो मच क्योंकि आज हमने जो है ये लेक्चर में केवल डीएनए रेप्लिकेशन की इनिशिएशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलोंगेशन और टर्मिनेशन को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आज जिन बच्चों ने इस लेक्चर को देखा है उसको कंटिन्यू रखना है क्योंकि बेटा इसके बाद की प्रोसेस वही बच्चे समझ पाएंगे जिसने इस लेक्चर को देखा है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इलोंगेशन टर्मिनेशन को समझेंगे। अभी तक का जो लेक्चर है इसमें जो जो एंजाइम यूज हुए हैं उनका क्या फंक्शन है उनको आपको रीड करना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू सो मच।